हम लोग आज पढ़ेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन खत्म हुआ था पिछला क्लास में, आज हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का क्या क्या उपयोग हम लोग कर सकते हैं। डायमेंशन तो बहुत हम लोग पढ़े, 60 डायमेंशन पढ़े फर्स्ट ईयर का और लगभग 32 को सेकेंड ईयर का। ये जो डायमेंशन पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ हम लोग, उसका क्या क्या उपयोग है, क्या क्या उसका यूज है, हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का जो पहला यूज है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। कोई एक दिया हुआ फिजिकल इक्वेशन रहेगा, कोई एक भौतिक समीकरण रहेगा, मतलब फिजिक्स का कोई समीकरण रहेगा, और हम लोग उसको चेक कर पाएंगे कि वह फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। उसके करेक्टनेस को चेक करेंगे, उसकी सत्यता की जांच करेंगे। यानी कोई फिजिकल इक्वेशन दिया रहेगा और हम लोग मतलब डायमेंशन की मदद से हम लोग चेक करेंगे कि फिजिकल इक्वेशन सही है या फिजिकल इक्वेशन गलत है। किसके मदद से? डायमेंशन के मदद से हम लोग चेक करने वाले हैं फिजिकल इक्वेशन के करेक्टनेस को, उसकी सत्यता को, कितना सही है कितना गलत है। तो देखिए हम तीन फॉर्मूला लिख रहे हैं। V बराबर U प्लस AT, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। तो तीनों जो फॉर्मूला है ना, 9th क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं। V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S। ये तीनों फार्मूला फिजिक्स का सही फार्मूला है, ये हमें पता है। और आप भी अगर 9th क्लास में कुछ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि तीनों फार्मूला फिजिक्स का सही फार्मूला है। जहाँ V को बोलते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। U को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, जिस वेलोसिटी से गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ, प्रारंभिक वेग। A हो गया एसिलरेशन, त्वरण, जिसे हम गाड़ी में देते हैं एसिलरेटर, तो वेलोसिटी बढ़ता है। तो स्टार्टिंग में एसिलेटर देने के पहले जो वेलोसिटी था वो इनिशियल वेलोसिटी, एसिलेटर देने के बाद जो वेलोसिटी गेन करता हो गया फाइनल वेलोसिटी, और जितना अपने एसिलेटर दिया वो है एसिलरेशन, और T है टाइम, जितना समय तक दिया हुआ रहा अपने एसिलरेशन। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एसिलरेशन और टाइम। IS को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि जब गाड़ी चल रहा था उसका स्पीड जब बढ़ रहा था, जब हमें दिए थे एसिलरेटर, T समय तक लगातार देते रहे एसिलरेटर, तो कितना दूर चला। मान लिया यहाँ स्पीड 10 था, कुछ दूरी चलने के बाद स्पीड हो गया 30, तो कुछ दूर चलने के बाद ही ना 30 हुआ, जो दूरी चला उसको बोलते हैं S, डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से पता चला आपको U है फाइनल वेलोसिटी, U है V है फाइनल वेलोसिटी, U है इनिशियल वेलोसिटी, A है एसिलरेशन, T है टाइम, S है डिस्प्लेसमेंट, बाकी सब वही सब रिपीट है। तो हम लोग चेक करेंगे कौन सही है और कौन गलत। ये बात तो पता है कि तीनों का तीनों क्या है, सही है, फिजिक्स के हिसाब से फार्मूला सही है। ये जो समीकरण है फिजिक्स के हिसाब से क्या है, बोले सही फार्मूला है, इसको बोलेंगे फिजिकली करेक्ट। ये जो फार्मूला है फिजिक्स के हिसाब से सही है, ये भी फिजिकली करेक्ट है, लेकिन हम इसमें हाफ को हटा देते हैं। अब तो आप भी समझ रहे होंगे कि फार्मूला गलत हो गया, होता है हाफ AT स्क्वायर है, लिखा AT स्क्वायर, इसका मतलब ये फिजिकली इनकरेक्ट है, फिजिकली इनकरेक्ट है। और V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S सही फार्मूला होता है, हम यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हैं, ये फार्मूला गलत हो गया। ये भी क्या है, फिजिकली इनकरेक्ट, सही नहीं है। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं, हमें पता चला क्योंकि हम खुद गलती किए। लेकिन यहाँ पर हमने क्या हटाया, हाफ। यहाँ पर हमने क्या हटाया, बोले U स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2U, आप स्क्वायर हटाए, मतलब आपने वहाँ से U को हटा दिया। तो फार्मूला दोनों फिजिक्स का गलत फार्मूला हो गया और ये फार्मूला सही फार्मूला हुआ। अब डायमेंशन चेक करेगा कि कौन सही और कौन गलत। तो V क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT इनवर्स। U क्या है, वेलोसिटी, इसका डायमेंशन भी LT इनवर्स। A इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी। A क्या है, एक्सीलरेशन, और T टाइम, इसका भी डायमेंशन LT इनवर्स। तो पता चला कि ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी, माने वेलोसिटी में वेलोसिटी जुटा। देखिए AT का डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी वाला, मतलब वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी बराबर वेलोसिटी, मतलब ये डायमेंशन के हिसाब से क्या आया, करेक्ट आया,
सही जुड़ा हुआ है, वेलोसिटी प्लस डेंसिटी बराबर वेलोसिटी। यहाँ आइए तो यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो बोले एल, यू क्या है, वेलोसिटी बोले एल टी इनवर्स, और टी का टाइम, तो फिर से कितना आएगा बोले एल, ए एक्सीलरेशन है एल टी इनवर्स 2, और टी टाइम है तो टी का पावर 2, ये फिर से कितना आएगा एल। ये लेंथ आया, ये भी लेंथ और ये लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ बराबर लेंथ, ये भी डायमेंशनली क्या आया करेक्ट, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से क्या था इनकरेक्ट। यहाँ ये वी स्क्वायर में, वी का मतलब एल टी इनवर्स का स्क्वायर बराबर एल का पावर 2 और टी का पावर -2, यू है वेलोसिटी एल टी इनवर्स, 2 का डायमेंशन तो होना नहीं है, और ए है एक्सीलरेशन एल टी इनवर्स 2, एस है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एल, तो बोला एल 2 और टी इनवर्स 2, तो इसका डायमेंशन तो इतना आया, लेकिन इसका डायमेंशन एल टी इनवर्स आ रहा है, मैंने ई और ई एक जाति का नहीं है, एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ई और ई, इसका एल टी इनवर्स आ रहा है, इसका आ रहा है अलग, और ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। दो अलग अलग डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी कभी आपस में जुट नहीं सकते। अगर दो चीज़ें आपस में जुट रही हैं, इसका मतलब ये गारंटी या घट रही हैं कि दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग जुटा हुआ है, इसका मतलब भी डायमेंशन के हिसाब से क्या है बोले गलत, इनकरेक्ट। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में 3 सही फार्मूला लिया था, जिसमें 2 को हमने गलत कर दिया था अपने तरफ से, इनकरेक्ट इनकरेक्ट फिजिक्स के हिसाब से, ये था करेक्ट। फिर डायमेंशन हमने चेक किया, ये करेक्ट निकल के आया, ये भी करेक्ट और ये इनकरेक्ट। क्या निष्कर्ष निकला इससे, इससे जो कंक्लूजन निकला, जो निष्कर्ष निकला कि अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, फिजिक्स का एकदम सही फार्मूला है, तो पक्का है कि वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। ये निष्कर्ष निकला कि अगर कोई इक्वेशन फिजिक्स का सही फार्मूला है तो उसका डायमेंशन से भी चेक कीजिएगा तो सही आएगा, माने ए फिजिकली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट, एक फिजिकली करेक्ट इक्वेशन हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होगा। लेकिन एक फिजिकली इनकरेक्ट, जिसको हमने गलत कर दिया था, फिजिकली इनकरेक्ट इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट भी हो सकता है और डायमेंशनली इनकरेक्ट भी हो सकता है। यहाँ से पता चला, देखिए ये भी गलत फार्मूला था, ये भी गलत फार्मूला था, लेकिन ये डायमेंशन सही बताया, ये डायमेंशन गलत बताया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो गड़बड़ी है नंबर में, और नंबर का डायमेंशन चूंकि होता नहीं है, इसलिए डायमेंशन इस फार्मूला को नहीं पकड़ पाया कि गड़बड़ है, क्योंकि नंबर में मिस्टेक था, नंबर का डायमेंशन होता नहीं है। लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी में यू स्क्वायर में एक यू को हटा दिया, तो फिजिकल क्वांटिटी का तो डायमेंशन होता है, तो डायमेंशन में चेंजिंग आ गया, तो डायमेंशन पकड़ लिया कि फार्मूला गलत लिखा हुआ है। माने अगर आप फार्मूला को गलत लिखते हैं, फिजिक्स के फार्मूला को, तो कभी डायमेंशन सही भी बताएगा और कभी डायमेंशन गलत भी। सही तब बताएगा जब भी गड़बड़ी नंबर में हो, लेकिन क्वांटिटी में अगर गड़बड़ी फिजिकल क्वांटिटी में, तो फिर डायमेंशन पकड़ लिया कि फार्मूला गलत है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, जैसे यहाँ देखिए डायमेंशनली करेक्ट है, यहाँ देखिए डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन क्या डायमेंशनली करेक्ट वाला फिजिकली करेक्ट ही है, चाहे फिजिकली इनकरेक्ट ही है, ऐसा नहीं है। डायमेंशनली जो करेक्ट है वो फिजिकली करेक्ट भी हो सकता है और फिजिकली इनकरेक्ट भी हो सकता है, फिजिकली करेक्ट हो सकता है और फिजिकली इनकरेक्ट भी हो सकता है। और जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो तो गारंटी है कि फिजिकली भी इनकरेक्ट ही होगा, क्योंकि डायमेंशनली इनकरेक्ट का मतलब है कि जोड़ ही घटाव और उल्टी पुल्टी किया हुआ है, जिसको नहीं जुटना वो भी जुटा हुआ है। डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ऐसा कभी फिजिक्स का फार्मूला हो नहीं सकता। तो ये सब निष्कर्ष हम लोग को यहाँ से पता चलता है, लेकिन इसमें हम लोग ज़्यादा फोकस इस पर करते हैं और इसी को हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे, इसी लॉजिक को कि अगर कोई क्वेश्चन फिजिकली करेक्ट है तो पक्का है कि डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि अगर कोई क्वेश्चन फिजिकली करेक्ट है तो पक्का कि डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। तो इस पर देखिए बहुत सारा सवाल है। जैसे एक क्वेश्चन है कि यदि x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर फिजिकली करेक्ट इक्वेशन, यदि x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है, तो डायमेंशन बताइए A का और डायमेंशन बताइए B का। सवाल है कि अगर ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है फिजिकली करेक्ट है तो A और B का डायमेंशन बताइए।
और ये भी लिखा हुआ है कि x जो है डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा है और t बता रहा है टाइम को। ये क्वेश्चन हुआ आपका कि x बराबर टी प्लस बी टी स्क्वायर एक फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है, तो बताओ कि a का डायमेंशन क्या होगा और b का डायमेंशन क्या होगा। यदि x डिस्टेंस को बता रहा है और t टाइम को, डिस्टेंस को बता रहा है और t टाइम को। अब ये बात समझिए कि चूंकि दिया हुआ इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है और अभी बताएं कि जो फिजिकली करेक्ट होगा वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, पक्का है एकदम। इसका मतलब ही डायमेंशनली भी करेक्ट है। और अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो ये दोनों जुटने वाला जो चीज़ है दोनों एक ही होना चाहिए और जोड़ने के बाद जो आएगा वो भी वही होना चाहिए। मतलब वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ेंगे तभी तो वेलोसिटी आएगा, मास में मास जोड़ेंगे तभी तो मास आएगा। तो चूंकि x डिस्टेंस है तो x अगर डिस्टेंस है इसका मतलब at भी एक डिस्टेंस है, bt स्क्वायर भी एक डिस्टेंस है। कहे कि अगर ये डिस्टेंस नहीं रहेगा तो कैसे जुड़ के आएगा ये? डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस। मतलब at क्या है करंट का? बोले डिस्टेंस है। तो at का डायमेंशन क्या होगा? बोले l। तो a और t का डायमेंशन t का l, तो a का डायमेंशन क्या होगा? l बाई टी। इस तरह से आ जाएगा एल टी इनवर्स। और बी टी स्क्वायर का भी डायमेंशन क्या होगा? l, क्योंकि भी एक डिस्टेंस होगा। तो b और टी स्क्वायर का l, तो b का हो जाएगा l बाई टी स्क्वायर, मतलब एल टी पर पावर -2, एल टी पर पावर -2। इस तरह से निकल गया डायमेंशन ए का और डायमेंशन बी का। एक क्वेश्चन था। दूसरा सवाल देखिए इसका। दूसरा क्वेश्चन है कि x बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर बाई सी प्लस टी क्यू इज फिजिकली करेक्ट इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है फिजिकली करेक्ट है। तो फिर से वही फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। तो बताइए कि ए बी सी का डायमेंशन क्या होगा अगर ये फिजिकली करेक्ट इक्वेशन। और फिर से वही बात कि x जो है डिस्टेंस के बारे में बता रहा है और t जो है टाइम के बारे में बता रहा है। तो बताइए कि एबीसी का डायमेंशन क्या होगा अगर इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है। अगर इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो पक्का है कि फिर वही डायमेंशनली करेक्ट होगा। और डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब चूंकि x डिस्टेंस है मतलब ये भी एक डिस्टेंस है और ये भी एक डिस्टेंस है, तब तो डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस। मतलब ए टी क्या है? एक डिस्टेंस है, डायमेंशन क्या होगा? l। तो a और टाइम का t का डायमेंशन l, तो a का डायमेंशन एल टी इनवर्स। दूसरा बात कि बी टी स्क्वायर बाई सी प्लस टी क्यू का भी डायमेंशन क्या होगा? l, क्योंकि भी एक डिस्टेंस है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक बात और सोचिए कि सी में कौन जुटा हुआ है? तो सी में जुटा हुआ है टी क्यू। तो जब दो चीज आपस में जुटा हुआ तो दोनों का डायमेंशन तो चूंकि सेम होना चाहिए। तो यहीं से पता चल जाता है कि सी का डायमेंशन क्या होगा? बोले टी क्यू, क्योंकि सी चूंकि जुटा हुआ टी क्यू में आई टी क्यू का डायमेंशन होगा ई टी क्यू। इसका मतलब सी का भी डायमेंशन टी क्यू, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर जोड़ना भी संभव नहीं है, ये जुटना गलत हो जाएगा। और ये जुटा हुआ है मतलब दोनों का डायमेंशन सेम है। और जब इसका भी टी क्यू और इसका भी टी क्यू, तो जब ये दोनों फिर जुटेगा तो आएगा भी टी क्यू। तब तो यहाँ बोल रहे हैं कि एल प्लस एल बराबर एल, और उसमें टी क्यू प्लस टी क्यू बराबर डायमेंशन पूरा का भी टी क्यू। तो ये बी और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर और नीचे वाला का टी क्यू का डायमेंशन एल। तो ये टी स्क्वायर से कटेगा टी क्यू, तो यहाँ टी, तो यहाँ से बी का डायमेंशन आ जाएगा एल टी। इस तरह से बी का हो जाएगा एल टी, सी का हो जाएगा टी क्यू और ए का हो जाएगा एल टी इनवर्स। तीसरा का दूसरा सवाल देखिए आप। तीसरा देखिए, एक क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू ए साइन बी टी इज एक फिजिकली करेक्ट इक्वेशन। और फिर से वही सवाल कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, जहां x फिर से वही डिस्टेंस
और टी वही टाइम। तो इसमें तो कोई प्लस माइनस वाला बात है नहीं, जो कि बोले कि जो दो चीज आपस में जुटा हुआ है भाई, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, चाहे जोड़ने के बाद भी जो आएगा उसका डायमेंशन सेम होगा, ऐसा कोई बोलने का यहाँ लॉजिक तो है नहीं। तो कैसे निकलेगा और बी का डायमेंशन? तो समझिए यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या होता है? नंबर होता है। साइन थीटा, कॉस टेन क्या होता है? नंबर होता है। तो साइन थीटा, कॉस टेन का नंबर होता है, तो नंबर का डायमेंशन तो होगा नहीं। जब नंबर का डायमेंशन होगा नहीं तो इसका मतलब एस का डायमेंशन कौन बनाएंगे? ए। और एस का डायमेंशन ए का डायमेंशन बराबर होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए का डायमेंशन कौन होगा? बोले एल, क्योंकि एक्स डिस्टेंस है। ए का डायमेंशन होगा एल। अब रहा बी का, तो देखिए आप बीटी क्या है? बोले साइन थीटा जैसा लिखा हुआ है, थीटा की जगह बीटी लिखा हुआ है, माने बीटी एक थीटा जैसा है। थीटा मतलब क्या? थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एल बाई आर। और आपको पता है कि एल बाई आर का डायमेंशन होता नहीं, माने बीटी का भी कोई डायमेंशन होने वाला नहीं है। m0 l0 t0 होगा। लेकिन ये समझिए कि थीटा का यूनिट होता है रेडियन, मतलब बीटी का डायमेंशन तो नहीं होगा, लेकिन बोले तो रेडियन इसका यूनिट कहलाएगा बीटी का। बीटी किसके जगह है? बोले थीटा के जगह है। तो थीटा क्या है? बोले एल बाई आर। तो अपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट होता है रेडियन। तो बीटी भी तो ही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशन नहीं होगा, यूनिट होगा रेडियन। तो बी का डायमेंशन क्या होगा? इसका तो 1 और टाइम नीचे आएगा तो t बराबर t इनवर्स। लेकिन यूनिट क्या होगा? रेडियन, और टाइम नीचे आएगा तो सेकेंड। यूनिट हो जाएगा इसका रेडियन पर सेकेंड। एक डायमेंशन निकल गया। एक और बी का, और बी का तो यूनिट भी निकाल के दिखा दिए। इसलिए निकाल के दिखाया क्योंकि यहाँ थोड़ा गड़बड़ी था, डायमेंशन के हिसाब से यूनिट नहीं दिखा रहा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन कुछ और होता है, यूनिट उसके हिसाब से कुछ और होता है। तीसरा आपका क्वेश्चन नंबर 3 सब इसी वैरायटी का सवाल है, जिसमें हम आपको डायमेंशन निकालने के लिए सिखा रहे हैं, और यह दिया हुआ रहता है कि इक्वेशन क्या है? फिजिकली करेक्ट। चौथा सवाल देखिए कि लिखा हुआ है x बराबर a log बेस e bt स्क्वायर इज ए फिजिकली करेक्ट इक्वेशन। फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। तो इसमें भी कोई बात तो है नहीं कि जोड़ा घटा वाला कि बोले कि दो क्वांटिटी आपस में जुटे हुए या घटे हुए, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, ऐसा कोई बात है नहीं। अब फिर से वही बात, x इस कहानी में भी क्या है? बोले डिस्टेंस है, और t इस कहानी में क्या है? टाइम है। तो बताओ यार बी का डायमेंशन क्या होगा? समझिए यहाँ लॉग के बगल में जो भी लिखाता है ना, लॉग के बगल में वो एक नंबर ही होता है। जैसे log 2, log 3, log 4, log 5, लॉगरिथम जब पढ़ाया गया मैथमेटिक्स में, पिछले क्लास में जब मैथ पढ़ा रहे थे, तो लॉगरिथम में एक सब बात बताया गया होगा कि लॉग के बगल में क्या लिखा था? नंबर लिखा था। तो बीटी स्क्वायर एक नंबर है, नंबर का डायमेंशन तो होता नहीं है, मतलब m0 l0 t0 होगा, मतलब कहे तो 1। तो बी का डायमेंशन क्या होगा? बोले 1 बाई टी स्क्वायर बराबर t पर पावर -2। अब log 2, log 3, log 4 तो नंबर हो गया, तो log 2, log 3, log 4 भी तो एक नंबर होगा। इतना लिखाएगा 2, तो log 2 भी तो वैल्यू ही आएगा, log 3 एक वैल्यू ही आएगा, ये भी एक नंबर हो गया। जब ये नंबर होगा तो फिर इसका भी डायमेंशन नहीं होगा, इसका मतलब ए का डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा। तो ए का डायमेंशन फिर से होगा एल, क्योंकि एक्स डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का एल, और एक्स और ए का सेम होगा क्योंकि इसका डायमेंशन हुआ नहीं, तो ए का डायमेंशन कितना होगा? एल। इसमें एक लास्ट तरह का और एक क्वेश्चन आता है कि इफ x is equal to a e to the power bt square is physically correct equation। अब तब बताइए कि डायमेंशन a और b का क्या होगा? डायमेंशन a और b का क्या होगा यदि x डिस्टेंस है और t टाइम है? तो समझिए यहाँ जब आप लॉग पढ़ रहे थे तो बताते थे कि लॉग दो तरह होता है, एक एलओजी और एक एलएन। ये एलओजी का मतलब लॉग बेस 10, एलएन का मतलब लॉग बेस ई, और उसमें बताए थे कि का वैल्यू होता है 2.7 ये बताया गया लॉगरिथम में। इससे आप समझिए कि ई क्या है? एक नंबर है, और नंबर का पावर हमेशा नंबर होता है। नंबर पर जो भी पावर लिखा होता है वो भी एक नंबर ही होता है। इसका मतलब बी का डायमेंशन क्या होगा? नंबर का होगा नहीं, और टाइम का टी स्क्वायर बराबर टी इनवर्स 2। और जब बी टी स्क्वायर एक नंबर है और ये खुद नंबर है, तो नंबर का पावर नंबर भी क्या आएगा? नंबर आएगा।
इसका भी डायमेंशन तो होगा नहीं। इस तरह से फिर से एक डायमेंशन फॉर्मूला होगा, तो x वाला चूंकि x डिस्टेंस है तो एक डायमेंशन क्या होगा, l। तो इस तरह का हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं डायमेंशन के यूज नंबर 1 से, कि कोई क्वेश्चन के बारे में दिया हुआ रहेगा कि क्वेश्चन फिजिकली करेक्ट है और बताओ कि इसमें जो जो ए बी, कभी ए बी सी का डायमेंशन क्या होगा। हम लोगों ने हर एक बार यही तरीका लगाया कि अगर कोई क्वेश्चन फिजिकली करेक्ट है तो पक्का कि डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, और डायमेंशनली जब करेक्ट होगा तो उसी प्रोसेस पर आगे बढ़ेंगे, और जिसका इसका डायमेंशन पता नहीं है उसका डायमेंशन हम लोग निकाल लेंगे। इस डायमेंशन का यूज नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूज नंबर 2।